आज का टॉपिक है पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल कहते हैं, जिसका संवत 1050 से 1375 तक था और सन है इसका 993 से 1318 तक। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल के नाम से जाना जा सकता है, संवत 1375 से 1700 तक और सन में अगर देखें तो 1318 से लेकर के 1643 तक। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल संवत कहते हैं, रीतिकाल भी कहते हैं, जो संवत 1700 से 1900 तक और यदि सन में देखा जाए तो 1643 से 1843 तक। आधुनिक काल या वर्तमान काल, जिसका संवत है 900 से अब तक और सन 1843 से अब तक। अब हम देखेंगे कि आदिकाल या वीर गाथा काल की क्या क्या विशेषताएं थी। तो वीर गाथा काल मतलब इसमें पहले ही समझ में आ रहा है कि इसमें वीर रस की प्रधानता थी। तो हमारा टॉपिक है पहला वीर रस की प्रधानता। युद्धों का सजीव चित्रण, वीर रस में युद्ध हुए थे उस समय। आश्रयदाताओं की प्रशंसा एवं उनका यशगान, मतलब राजा महाराजाओं की प्रशंसा हुई थी। ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण, यानी यहाँ पर अपने पूर्वजों की जो घटनाएं हैं उनको सुनकर उनमें जोश आता था। ये वो समय है जब महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश था। प्राकृतिक, क्योंकि इस समय जोधा अकबर का भी एक प्रसिद्ध नाटक चलता आ रहा है। श्रृंगार एवं अन्य रसों का भी समावेश इसलिए इसमें रहा है। प्राकृत, अपभ्रंश, डिंगल एवं पिंगल भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये पुराने काव्य हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनके रचित ग्रंथ हैं कवि चंदुबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, नरपति नाहल की है विशलदेव रासो और जगनीक की है परमार आलाखंड। सार गंधर की है हमीर रासो और दलपति विजय की है खुमान रासो। अब इसके बाद में आता है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। तो भक्तिकाल को दो भागों में बांटा गया, एक तो सगुण और एक निर्गुण। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान आश्री और प्रेमाश्री। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रचना रामचरितमानस, और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास, जिनकी रचना है सूरसागर सूरसारावली। ज्ञानाश्रय के हैं कबीर जी, जिनकी रचना है बीजक, और प्रेमाश्रय के हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत, जिसके ऊपर अभी मूवी भी बनी थी। भक्ति काल की विशेषताएं: साकार एवं निराकार ब्रह्म की उपासना, रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ, मतलब यहाँ पे साकार, सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति हुई थी। रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, आध्यात्मिकता और सदाचार की प्रेरणा, लोक कल्याण के पथ पर काव्य का चरमोत्कर्ष, समस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, प्रकृति सापेक्ष वर्णन। अब रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल। रीतिकाल 3 धाराओं में विभाजित है: रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य और रीति सिद्ध काव्य। हम देखेंगे कि रीतिकाल की क्या विशेषताएं थी। तो इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता के अनेक अच्छे कवि हुए थे रीतिकाल में। रीतिकाल एक प्रकार से श्रृंगार रस का ही काल रहा था। भूषण कवि रीतिकाल के कवियों में आते हैं। रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही थी। इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी। राधा कृष्ण का हम वर्णन देख सकते हैं, जिसमें ब्रज भाषा का लिखा है। रीति और रीति सिद्ध काव्य प्रधानतः दरबारी काव्य रहे थे, और इस काल में कला का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। रीतिकाल को हम कला का स्वर्णयुग कह सकते हैं इन सभी कारणों के कारण। रीतिकाल के प्रमुख कवि है हमारे केशवदास, जिनकी रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया। भिखारी दास है हमारे, जिनकी रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, और रसनिधि, जिनकी है रथ हजारा और विष्णुपद कीर्तन। अब आता है हमारा आधुनिक काल, जो 1900 से अब तक। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य की चहुमुखी उन्नति हुई। इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित्य के प्रति नए दृष्टिकोण का विकास हुआ। इसे सर्वमान्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। इसके भी 6 भाग हैं: भारतेंदु युग, जो 1850 से 1900 तक, फिर द्विवेदी युग जो था 1900 से 1920 तक, छायावादी युग सन 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग सन 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी युग सन 1943 से 1950 तक, और नई कविता सन 1950 से आज तक चल रहा है। भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु युग नवजागरण का युग है। भारतेंदु युग में कविता, ब्रजभाषा तथा गद्य रचना में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। भारतेंदु युग की विशेषता है कि ये राष्ट्रीयता की भावना इसमें थी। सामाजिक चेतना का विकास
हास्य व्यंग इसमें भी थे। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, काव्य अनुवाद की परंपरा। भारतेंदु के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचना है प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज, जिनकी रचना जीर्ण जनपद। प्रताप नारायण मिश्र की है प्रेम पुष्पावली, और जगमोहन सिंह की है प्रेम संपत्ति, और आदि भी। द्विवेदी युग, इस युग के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखो दोनों का नाम कितना मिलता जुलता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस काल में प्रबंध काव्य भी पर्याय संख्या में लिखे गए हैं। ऐसा है कि है ना, इनके जो युग बांटे हैं वो उनके कवि, जो प्रमुख कवि है उनके आधार पर ही इन युगों का नाम रखा गया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, इस प्रकार से। अब द्विवेदी युग की कविताओं की विशेषताएं हैं कि इनमें देशभक्ति थी, अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों का विरोध किया गया था, वर्णन प्रधान कविताएं और मानव प्रेम, प्रकृति चित्रण। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास और रस कलश। मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना है पंचवटी और जयद्रथ व्रत। रामनरेश त्रिपाठी, मिलन पथिक। अब हम देखेंगे छायावाद। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी की जो धारा थी, विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति में मानवीय क्रियाओं कलापों का भाव व्यापारों के आरोपण, और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। अब इतना सब तो समझ में आया नहीं होगा आपको, बताती हूँ कि है ना, छायावाद में क्या हुआ कि जो प्रकृति थी उसको देखकर कवियों ने कविता लिखना शुरू कर दिया था, और यही छायावाद कहलाता है। इसमें अप्रस्तुत कथन को छायावाद माना गया है। यहाँ पर जो जड़ पदार्थ होते हैं जैसे पत्ती, फूल, इन पर मानव क्रियाओं का आरोप लगाया गया था। मतलब फूल हंसे और कलियाँ मुस्कुराई। अब ऐसा हो तो नहीं सकता ना, पर ये छायावाद की प्रधानता है। तो इसमें व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, श्रृंगार भावना भी थी, क्योंकि प्रकृति को श्रृंगार रस के रूप में भी देखा गया था। प्रकृति का मानवीकरण किया गया था, प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का आरोप। सौंदर्य अनुभूति थी, वेदना एवं करुण का अधिक, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति सम्मान की नवीन भावना, जीवन दर्शन, अभिव्यंजना शैली। प्रमुख कवि हैं प्रसाद पंत निराला, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी लहर आंसू झरना, सुमिधानंदन पंत की पल्लव ग्रंथि गुंजन वीणा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की परिमल गीतिका अनामिका और तुलसी दास। रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद की परिभाषा इस प्रकार की है कि चिंतन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, भावना के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। रहस्यवाद की विशेषताएं इस प्रकार से है कि इसमें अलौकिक सत्ता के प्रति परमात्मा से विरह मिलन का भाव और जिज्ञासा की भावना, प्रतीकों का प्रयोग। छायावाद तथा रहस्यवाद में अंतर क्या है कि छायावाद में कल्पना की प्रधानता थी और रहस्यवाद में चिंतन की। मतलब छायावाद वाले कल्पना कर करके लिखते थे, लेकिन रहस्यवाद वाले जो है वो सोच के लिखते थे। एक काल्पनिक थी और ये थोड़ा सोच समझ के लिखते थे। इसमें भावना की प्रधान थी और इसमें ज्ञान बुद्धि, क्योंकि सोचने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, कल्पना करने के लिए हमारे अंदर भावना जरूरी है। और प्रकृति मूलक थी और ये प्रकृति दार्शनिक थी। अब उत्तर छायावाद देखते हैं, जहाँ छायावादी काव्य धारा की त्रयी प्रसाद पंत और निराला के रूप में जानी जाती है, वहीं उत्तर छायावाद की काव्य धारा त्रयी बच्चन, सुमन और अंचल के रूप में जानी जाती है, जहाँ बच्चन जी की रचना है मधुशाला और मधुबाला। सुमित्रानंदन पंत, ये सुमन। प्रगतिवादी युग, यह काव्यधारा का कला की अपेक्षा जीवन को, व्यक्ति की अपेक्षा सम्मान को और सहानुभूति की अपेक्षा सर्वानुभूति को प्रधानता देती है। इसकी सिंपल परिभाषा ये है कि इस काल में प्रगति होने लगी थी। प्रगति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं: शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर, ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक यथार्थ का चित्रण और प्रतीकों का प्रयोग, भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल। अब प्रमुख प्रगतिवादी जो कवि हैं उनमें है नागार्जुन, जिनकी रचना है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली। केदारनाथ अग्रवाल की है युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और आगे अगर आपको पसंद आए तो आप उनमें से लिख सकते हो। अब प्रयोगवाद, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे के संपादन में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। जीवन के प्रति
मतलब इन्होंने क्या किया कि हर चीज़ का प्रैक्टिकल करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए इसे प्रयोगवाद, और ये अज्ञे ने किया, इसलिए अज्ञे प्रयोगवाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और जीवन की ये घुटन इस वर्ग की कविताओं में व्याप्त हो गई, मतलब वो थोड़े बुरा फील कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कविताएं लिखी और उनको अच्छा लगा। फिर प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं, इसमें नवीन उपमानों का प्रयोग हुआ है, प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण, बुद्धिवाद की प्रधानता, निराशावाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, अहम की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, मुक्त छंदों का प्रयोग और व्यंग प्रधान रचनाएं। अज्ञे हैं हरी घास पे क्षणभर, मुक्तिबोध किए चांद का मुंह टेढ़ा है। नई कविता जो कि प्रयोगवाद कविता का ही आगे चलकर नए दौर कविता के रूप में, नई कविता के रूप में उभर कर वस्तुतः नई कविता की विषय वस्तु मात्र चमत्कार न होकर एक भोगा हुआ जीवन यथार्थ है। नई कविता परिस्थितियों की उपज है, मतलब जो परिस्थिति बनी उसके कारण ही नई कविता का प्रारंभ हुआ। समय तक बहुत से नए नए अलंकार रस छंद का प्रयोग आने लगा था, इसलिए इसमें नवीन भावबोध, नए मूल्य तथा नया शिल्प विधान है। नई कविता में मानव का वह रूप जो दार्शनिक है, वादों से परे है, जो एकांत में प्रकट होता है, जो प्रत्येक स्थिति में जीता है, प्रतिष्ठित हुआ है। नई कविता को वस्तु की अपेक्षा शिल्प की नवीनता ने अधिक गंभीरता से चुनौती दी है। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं कि लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, क्षणवाद का महत्व, अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण, कुंठा, संन्यास, मृत्युबोध, नूतन बिंबों की खोज और व्यंग प्रधान रचनाएं। अब इनके प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी रचनाएं सन्नाटा, गीत फरोश, कुंवर नारायण की चक्रव्यूह, दुष्यंत कुमार त्यागी की है सूर्य का सुआगत, नरेश मेहता की बनपाकी सुनो और रघुवीर सहाय की हंसो हंसो जल्दी हंसो। अब सब आप भी हंसो।